मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोबोट सेंसर्स के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग का सेंसर जो होता है, ये सेंसर होता क्या है? सेंसर्स कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है जो सेंसिंग करता है, जो मेजरमेंट करता है ज्योमेट्रिक फिजिकल प्रॉपर्टीज का, और सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट का मेजरमेंट करता है। वो पोजीशन, ओरिएंटेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, साइज, फोर्स, मोमेंट, टेम्परेचर, लुमिनेंस, वेट, ये सब चीज़ों का मेजरमेंट कर सकता है। और इसका अलग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करके बता सकता है कि ये जो फिजिकल पैरामीटर्स थे ये कितने थे, इसका अमाउंट क्या था। तो उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो जनरेट कर देता है दोस्तों। तो इस तरीके के सेंसर्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इंफ्रारेड सेंसर्स ये हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं दोस्तों। टच सेंसर, ये हमारा कुछ टच सेंसर है, इस तरीके से, इस प्रकार से दिखता है। और अगर हम बात करें बाकी सेंसर्स की, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितने सारे सेंसर्स हैं। ये एक्सीलरोमीटर सेंसर्स है, ये जायरो सेंसर है, ये टिल्ट सेंसर है, पीजो बैंड सेंसर है, मेटल डिटेक्टर सेंसर है, गैस सेंसर है, पायरोमेट्रिक डिटेक्टर है, रेडिएशन सेंसर है, डिजिटल इंफ्रारेड रेंजिंग सेंसर है, CDS, कॉमन डिफेंस सर्विस में हम लोगों का CDS सेल यूज़ होता है। तो ये हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, ये रेजिस्टिव लाइट सेंसर का भी कहते हैं, LDR भी कहते हैं इसको दोस्तों। उसके बाद रेजिस्टिव बैंड सेंसर है, UV डिटेक्शन सेंसर है, पायरोमेट्रिक डिटेक्टर सेंसर है दोस्तों। और उसके बाद IR सेंसर में डायोड ट्रांजिस्टर्स के पैटर्न में आते हैं। लिमिट स्विच एक सेंसर है, टच स्विच एक सेंसर है, मेटल टिल्ट ये सेंसर होता है, प्रेशर स्विच एक सेंसर होता है। उसके बाद मैन्युएचर पोलराइड सेंसर होता है, थायरिस्टर टेम्परेचर सेंसर होता है, मैग्नेटिक सेंसर ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये हॉल इफेक्ट मैग्नेटिक सेंसर है। पोलराइड, ये हॉल इफेक्ट सेंसर हमारा BLDC में ज़्यादातर यूज़ होता है, ब्रशलेस DC मोटर में यूज़ होता है। पोलराइड बोर्ड सेंसर है ये दोस्तों। उसके बाद मैग्नेटिक रीड स्विच सेंसर है, IRDA ट्रांस रिसीवर सेंसर है, ये IR एम्पलीफायर सेंसर है, IR रिफ्लेक्शन सेंसर है, लाइट ऑन IR रिमोट रिसीवर सेंसर है, रेडियो ट्रैक रिमोट रिसीवर जो है और में लगता है, ये वाला वो सेंसर है। IR मॉड्यूलेटर सेंसर है, सोलर सेल सेंसर है, कंपास सेंसर है, ये भी कंपास सेंसर है, पीजो अल्ट्रा ट्रांसड्यूसर सेंसर है। तो ये बहुत तरीके के सेंसर्स हो गए दोस्तों, और इनमें से ही कुछ सेंसर्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इंटरनल जो सेंसर्स होते हैं, रोबोट के सेंसर्स, वो क्लासिफाइड होते हैं दो तरीके से। एक होता है दोस्तों इंटरनल सेंसर, एक होता है दोस्तों एक्सटर्नल सेंसर। तो देखिए दोस्तों, जो इंटरनल सेंसर होता है वो क्या करता है, देखिए, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट रोबोट इटसेल्फ। अब रोबोट में मान लीजिए कुछ चल रहा है, रोबोट में कुछ खराबी आ गई, कुछ दिक्कतें आई, या रोबोट कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो रोबोट के इंटरनल सेंसर्स जो होते हैं वो इंटरनली उसको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके पोजीशंस के बारे में हो सकता है, वेलोसिटी के बारे में हो सकता है, मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, एसिलेशंस के बारे में हो सकता है, मोटर टॉर्क सेंसर हो सकता है। तो ये सारे सेंसर्स हमारे इंटरनल सेंसर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सीलरेशन सेंसर का जो पैटर्न है वो इस तरीके से दिखता है, वेलोसिटी सेंसर इस प्रकार से दिखता है, ऑप्टिकल एनकोडर सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से सेंसर दिखता है। और फिर हम लोग जाते हैं एक्सटर्नल सेंसर।
अब ये जो एक्सटर्नल सेंसर होते हैं ये एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेशन को अंदर लाते हैं। तो इसमें से कौन से सेंसर्स होते हैं दोस्तों? जैसे कि कैमरा हो गया, विजन के लिए हम कैमरा को यूज़ करते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, फोटो डायोड सेंसर हो गया, इंफ्रारेड IR डिटेक्टर जो सेंसर होता है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर जो होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, टच सेंसर होता है, फोर्स सेंसर होता है। तो इस प्रकार से बहुत तरीके के सेंसर्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, तो उन्हें एक्सटर्नल सेंसर कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पोजीशन मेजरमेंट होता क्या है एक्चुअली? एक ऑप्टिकल एनकोडर को ले लीजिए और ये मान लीजिए कि कुछ रोटेशन करेगा, कुछ रोटेशनल एंगुलर रोटेशन लेगा। तो मोटर का शाफ्ट जो रोटेशन लेगा उसमें अगर देखा जाएगा कि एक लाइट बीम होता है, वो लाइट बीम जैसे जैसे वो रोटेशन लेगा वो लाइट बीम को क्रॉस करते जाएगा और इस प्रकार से हम लोगों का रोटेटिंग डिस्क रेडियल ग्रेटिंग सरफेस में हम लोग का ये पोजीशन मेजरमेंट कर सकता है। द ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ ब्लैक लाइन्स सेपरेटेड बाय क्लियर स्पेसेस। The widths of the line and spaces are the same। अब देखिए जो ग्रेटिंग होता है, ब्लैक लाइन सेपरेटेड जो होता है उसमें कुछ विड्स होता है, कुछ स्पेस होता है, ये सब पोजीशन मेजरमेंट का ये काम लेता है। और लाइन की बारे में अगर बात करें तो बीम को कट करने के लिए ये हमारा सेंसर यूज़ होता है। लो सिग्नल आउटपुट जनरेट करने के लिए सेंसर होता है। स्पेस जो मतलब एक एरिया होता है, स्पेस को अलाउ करने के लिए, बीम को पास करने के लिए, हाई सिग्नल आउटपुट पाने के लिए ये सेंसर्स होता है। अ ट्रेन ऑफ पल्स इज जनरेटेड विथ रोटेशन ऑफ द डिस्क बाय काउंटिंग द पल्सेस। इट इज पॉसिबल टू नो द रोटेशनल एंगल। तो रोटेशनल एंगल को जानने के लिए भी हम लोग ये सेंसर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, देखिए ऑप्टिकल एनकोडर। अब देखिए दोस्तों, ये ऑप्टिकल एनकोडर क्या होता है? ऑप्टिकल एनकोडर में हम लोग के कुछ ट्रैक्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, रेफरेंस ग्रेटिंग के हमारे कोड होते हैं, ये शाफ्ट हो गया, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होता है ये, और लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट कंटिन्यूसली पास करेगा, और ये जहाँ से लाइट पास करता है ये कुछ डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, जैसे कि पास हुआ तो 1 और पास नहीं हुआ तो 0। इस प्रकार से डिजिटल सिग्नल्स आउटपुट हमारे जाते हैं लाइट के फॉर्मेट में दोस्तों, और इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एनकोडिंग। अब देखिए, जिसमें कि मान लीजिए कि फेजेस ऑफ सिग्नल्स में इसको बांट सकते हैं हम। मान लीजिए कि फेज ए है, तो फेज ए में ट्रेन ऑफ पल्स कुछ इस प्रकार से है। फेज बी है, तो फेज बी में ट्रेन ऑफ पल्स कुछ इस प्रकार से है। फेज जेड है, फेज जेड में सिंगल पल्स है, एक टर्न के लिए सिंगल पल्स है। तो इस प्रकार से अलग अलग फेजेस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हमारे ऑप्टिकल एनकोडर के सिस्टम को। और जो फेज डिफरेंस होता है, तो फेज डिफरेंस में हम लोगों का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस अगर मान लीजिए एक रोटेशन में एक बार ले रहा है तो वो 360 हो जाएगा, पर बाद बाकी जितने भी हैं उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस भी लिया जा सकता है। यहाँ पे ए और बी के बीच में हम लोगों का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हम कह सकते हैं। और जेड में हम लोग का या तो 0 डिग्री का आपका वो रहेगा, रेफरेंस एंगल पे रहेगा, या फिर 360 डिग्री रहेगा। ऑप्टिकल एनकोडर में और हम लोगों का आगे हम चलेंगे तो देख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज डिटरमाइंड बाय चेकिंग व्हिच फेज ऑफ सिग्नल इज लीडिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि किस फेज में ये लीड कर रहा है, किस फेज में ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फेज ए में हमारा सिग्नल लीड कर रहा है तो रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर मान लीजिए कि फेज बी में ये लीड करता है तो रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का हो सकता है फ्रेंड्स। अब देखिए, ऑप्टिकल एनकोडर जो होता है
रिजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट में हम देखेंगे कि 360 बाय नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ स्पेसेस को लेके हम लोग का ये मेजरमेंट होता है। ऑप्टिकल एनकोडर में रिजोल्यूशन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू पे ले सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइन स्पेसेस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। इवालुएट करने जाएंगे अगर 2 ट्रेन ऑफ पल्स को अगर इवालुएट करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारा ऑपरेशन का क्या होता है, इंटरपोलेशन होता है, मतलब कंपैरिजन यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है और इसके तहत हम लोगों का आउटपुट सिग्नल को जनरेट किया जाता है। अब देखिए ऑप्टिकल एनकोडर में सेट में मान लीजिए कि XOR गेट आप कर रहे हो तो XOR में क्या होता है कि 0 0 पे 0 हो जाता है, 0 1 पे 1 आता है, 1 0 पे 1 आता है और 1 1 पे फिर 0 हो जाता है। तो ये XOR गेट का हमारा टेबुलेशन है। तो उस फॉर्मेट पे इसको हम लोगों का एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन ऑफ पल्स को डबलिंग करके दिया गया है, जिसमें हमारा रेजोल्यूशन क्या हो रहा है, रेजोल्यूशन भी डबल हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू है वैल्यू वो आधा हो जा रहा है, ओरिजिनल का वैल्यू आधा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का XOR के टर्म में भी ऑप्टिकल एनकोडिंग करना पॉसिबल है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्टिकल एनकोडर में अगर रोबोटिक्स की बात करें तो उसमें जो ऑप्टिकल एनकोडर होता है उसके जॉइंट्स के एंगल में जो हम लोग ये मोटर का शाफ्ट को यूज़ करते हैं, तो इसको जब हम रिडक्शन करते हैं, मैकेनिज्म को गियर बॉक्स में हम अप्लाई करते हैं, तो इसका जो मेजरमेंट होता है रिजोल्यूशन का जॉइंट एंगल के हिसाब से, तो वो n टाइम्स इंक्रीज करता है, वेयर जहाँ पे कि हम लोगों का गियर रेशियो जो है, वेलोसिटी रेशियो, वो रिडक्शन मैकेनिज्म के तहत ये हम लोगों का काम करता है। 1 टर्न ऑफ जॉइंट कॉरस्पॉन्डेंस टू n टर्म्स ऑफ मोटर शाफ्ट। अगर 1 टर्न वो जॉइंट में काम कर रहा है तो मोटर शाफ्ट यहाँ पे क्या करेगा, मोटर शाफ्ट यहाँ पे 1 टर्न ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए गियर रेशियो जो है, गियर रेशियो कितना आएगा, रेडियस ऑफ गियर ऑन जॉइंट बाय रेडियस ऑफ गियर ऑन मोटर, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, या फिर मोटर स्पीड डिवाइडेड बाय जॉइंट स्पीड। अब ये रहा हमारा मोटर, ये रहा हमारा गियर और ये रहा हमारा रोबोट का लिंक जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो रोबोट लिंक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए ज़रूर से, आपको पता चल जाएगा कि रोबोट लिंक्स क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे हमने डिटेल्स में समझाया हुआ है। और इसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक्स और जॉइंट्स को हम लोग गियर बॉक्स और मोटर से यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशन सेंसर है, पोजीशन सेंसर हम लोगों का जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर में कुछ इस प्रकार से काम करता है, 1 2 3 के फॉर्मेट में है। यहाँ पे मूवेबल स्लाइडर है, यहाँ पे ये वोल्टेज रेफरेंस पे लेके ये काम करेगा। और फ्रिक्शन, नॉइजी, नॉनलिनियरिटी, ये सारे चीज़ें हम लोगों के यहाँ पे आते हैं। वेलोसिटी मेजरमेंट में जाएंगे तो वेलोसिटी मेजरमेंट हम लोग का किस प्रकार से होता है दोस्तों, वेलोसिटी मेजरमेंट में हम लोगों का जो डिफरेंशियल हम लोगों का पोजीशन होता है, उस पोजीशन में हम लोगों का डेल पी, द वेरी स्मॉल इन पोजीशन बाय वेरी स्मॉल इन टाइम, दैट इज़ नोन एज द वेलोसिटी मेजरमेंट। तो इसको वेलोसिटी मेजरमेंट को इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत सिंपल होता है, विदाउट एनी एडिशनल सेंसर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज जो है नॉइजी सिग्नल्स होते हैं, और यूज़ में लो पास फिल्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब इंटरनल सेंसर्स में आते हैं, जैसे कि हमारा जायरोस्कोप सेंसर है। तो जायरोस्कोप सेंसर में देखिए दोस्तों हेडिंग सेंसर होता है, ये हमारा एक ओरिएंटेशन को एक फिक्स फ्रेम में हमारा काम करता है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट मेज़र करने के लिए हेडिंग मोबाइल सिस्टम, कुछ भी मूवमेंट्स हो रहा है उसके लिए, और 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, और मैकेनिकल और ऑप्टिकल जायरोस्कोप पे ये काम होता है दोस्तों। तो मैकेनिकल जायरोस्कोप और ऑप्टिकल जायरोस्कोप इस कुछ इस प्रकार से है। अब एक्सीलरोमीटर में हम देखेंगे मेजरमेंट एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एन इनिशियल फ्रेम। तो इनिशियल फ्रेम पे हम लोग इसको देख सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन पे भी इसको आप देखिए, टिल्ट सेंसर इज स्टैटिक एप्लीकेशन वाइब्रेशन एनालिसिस फुल INS सिस्टम। तो जो फुल INS सिस्टम है उस पर यहाँ पे हम लोग देखिए दोस्तों काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ जायरोस्कोप,
अगर एप्लीकेशन ऑफ जायरोस्कोप हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ जायरोस्कोप के ऊपर, तो यहाँ पे इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, इट कैन बी अ वेरी परफेक्चुअल ऑब्जेक्ट बिकॉज दे मूव इन पिकुलियर वेज एंड इवन सीम्स टू बी डिफाई ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी के साथ वो काम कर सकता है, ठीक है, जायरोस्कोप। तो एक जैसे बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल सिस्टम, और उसके बाद एडवांस्ड जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, स्पेस शटल है, तो ये सारे सिस्टम हमारे जायरोस्कोपिक एप्लीकेशंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम लोग एक्सीलरोमीटर पे जाएंगे। तो एक्सीलरोमीटर में हम लोगों को क्या होता है, इट मेजर द inertia generated when a mass is affected by a change in velocity। तो जैसे हमारा वेलोसिटी यानी कि हमारा जो मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, तो उसी हिसाब से हमारा इनर्शिया ऑफ फोर्स हमारा यहाँ जनरेट होगा। तो ये काम होता है हम लोग का मेजर करने का एक्सीलरोमीटर का। तो इसमें हम लोग का स्ट्रिंग का टेंशन, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो स्ट्रिंग का टेंशन उस पर हमारा वो यूज़ आता है, स्ट्रिंग का टेंशन पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मास पे भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रिंग है, ये मास है, और ये डैम्पर है, ये फ्रेम है इसका। और इसका जो इक्वेशन होता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग फोर्स का आप कह लीजिए, तो इसको हम लोग लिखते हैं F इजिकल टू m d²x बाई d²t प्लस c dx बाई dt प्लस kx। तो यहाँ x जो है, x हमारा यहाँ पे ये डिस्टेंस है, और इस फॉर्मूला के तहत हम लोग का ये एक्सीलरोमीटर वर्क कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सीलरेशन मेजरमेंट। तो एक्सीलरेशन मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी फोर्स पे आउटपुट लेते हैं, लो मेजरमेंट एक्यूरेसी और ड्राफ्टिंग पे हम लोग काम करते हैं। फोर्स सेंसर। तो फोर्स सेंसर देखिए दोस्तों कैसे काम करता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग का डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक एलिमेंट पे हम लोग को जाना जरूरी है। कितना चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज नोन एज स्ट्रेन। और इसका जो मेजरमेंट होता है 0.005 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग का ये काम करता है। स्ट्रेन गजेस में हम लोग देखेंगे, मोस्ट कॉमन सेंसिंग एलिमेंट ऑफ फोर्स, इट कन्वर्ट्स द डिफॉर्मेशन ऑफ द चेंज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। गॉज रेजिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 30 to 3K corresponding to deformation from 30 माइक्रोमीटर to 100 माइक्रोमीटर। इस प्रकार से ये काम करता है। फोर्स सेंसर्स की बात करेंगे तो फोर्स सेंसर्स में क्या होता है कि डिटेक्शन जो होता है, डिटेक्ट तो रेजिस्टेंस चेंज ऑफ द स्ट्रेन गज यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हुए, जिसमें 4 आर्म होते हैं और ये बैलेंसिंग कंडीशन के लिए चारों आर्म यूज़ होते हैं। टॉर्क सेंसर। तो टॉर्क सेंसर में आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो साफ्ट टॉर्क है ये यूज़ होता है हमारा मेज़र करने के लिए। स्ट्रेन गॉज को माउंट किया जाता है साफ्ट के ऊपर, स्पेशली डिज़ाइन होता है क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शनल हम लोगों का ये अरेंजमेंट है। होलो सर्कुलर फॉर्म है ये, सॉलिड स्क्वायर साफ्ट फॉर्म है ये। तो ये ब्रशेस है, देखिए दोस्तों, ये स्लिपरिंग है रोटरी कंपोनेंट से। ये हम लोगों का स्ट्रेन गज ब्रिज है, इस प्रकार से काम करता है। तो रेंज अगर हम देखेंगे तो रेंज सेंसर हम लोगों का किस प्रकार से काम करता है। टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसर टू ए नियर बाय ऑब्जेक्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ट्रायंगुलरेशन, यूज द ट्रायंगल फॉर्म by the traveling path of the signal to calculate the distance। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में हम लोग का काम करता है। एक एमीटर होता है, एक रिसीवर होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लेके चलते हैं, तो इस प्रकार से ये काम करता है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में हम लोग रेंज सेंसर को में लाते हैं, यूज में लाते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसको भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, एमीटर रिसीवर का टाइम ऑफ फ्लाइट को।
और इसमें हम लोग का ज़्यादातर इंफ्रारेड रेंज सिस्टम जो होता है उसको यूज़ करते हैं ट्रायंगुलरेशन फॉर्म में। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी टाइम ऑफ फ्लाइट के सिस्टम में हम लोग यहाँ पे इसमें फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। लेज़र भी हम लोगों का ट्रायंगुलर फॉर्मेट में ही यूज़ होता है। तो इस तरीके के सेंसर्स के हमारे ये कुछ यूजेस हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, देखिए आईआर रेंज सेंसर पे। तो आईआर रेंज सेंसर जो होता है वो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कैसे काम करता है। देखिए एक तरफ से बीम ने लाइट को एमिट किया, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट होने के बाद यहाँ डिटेक्शन का यहाँ पे सेंसेशन हुआ, तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो गया। ये फॉर्मेशन को रीड किया जाता है। अब मॉड्यूलेटेड आईआर में यहाँ पे देखिए ऐसे करके ये हम लोगों का यहाँ पे जनरेट किया, तो जो हम लोगों का डिस्टेंस मेजरमेंट आउटपुट आएगा और रिफ्लेक्टेड बीम होगा वो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं। इसके आईआर सेंसिंग के भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। ये डार्क ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके सिग्नल्स उतने बढ़िया काम नहीं करते हैं। आईआर के जो सिग्नल्स होते हैं वो डार्क ऑब्जेक्ट को नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, और जो आईआर सिग्नल्स होते हैं उनमें मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो तो उस चीज़ों को भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब बैकग्राउंड में इसके नॉइज़ आते हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन कह सकते हैं हम लोग। और इसको शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर 50 to 100 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेंज इसका नहीं होता है फ़िलहाल के समय में। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज सेंसर जो होता है, अभी जो हमने पढ़ा था एमिटर और रिसीवर एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वहाँ पे देखिए जो अल्ट्रासोनिक है और जो लेज़र है, तो अल्ट्रासोनिक मेनली इस प्रकार से काम करता है। तो अल्ट्रासोनिक में हम लोगों का राउंड ट्रिप डिस्टेंस को हम लोग का इस तरीके से मेज़र किया जाता है। साउंड का जो अमाउंट होता है 0.3 मीटर पर मीटर सेकेंड, और आरएफ लाइट जो होता है 0.3 मीटर, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेजरमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस मेजरमेंट प्रोसेस के लिए। तो उसका ये जो फॉर्मूला है D=V.T, जहाँ पे भी हम लोगों का प्रोपागेशन ऑफ वेव है और टी जो है इलैप्स ऑफ टाइम, कितना समय में वो पहुँच रहा है, उसी को मल्टीप्लाई कर देने से वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। तो इस प्रकार से ये मेजरमेंट कर लेता है फ्रेंड्स। अब आते हैं अल्ट्रासोनिक का जो हम लोगों का जो प्रिंसिपल होता है, तो उसमें हम लोग का फ्रीक्वेंसी जो यूज़ करते हैं हम लोग वो 50 किलो हर्ज का हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स हम छोड़ते हैं। तो इसको हम लोग ह्यूमन हियरिंग के रेंज में ये होता नहीं, ऑडिबल रेंज के तहत ये होता नहीं, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते। और चमगादड़ इस तरीके के साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं अपने रास्ते को फाइंड करने के लिए। और इसके जो इंडिकेशन होते हैं इको डिटेक्शन, तो ये हम लोग का इस प्रकार से दोस्तों काम करता है। ट्रांसमीटर सेक्शन में इस तरीके से साउंड गया और यहाँ पे इनकमिंग साउंड माइक्रोफोन के थ्रू रिसीवर सर्किट में पहुँचा। डॉल्फिन और जो बेट होते हैं, बेट मतलब चमगादड़, वो इस साउंड सिस्टम को यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के जो मॉडल होते हैं, सेंसर मॉडल, और इसका जो डिग्री होता है 15 डिग्री आर्म पे इसको छोड़ा जाता है और इस प्रकार से डिटेक्शन होता है दोस्तों। एप्लीकेशन पे हम देख सकते हैं कि इसका जो रोटेशनल प्रॉक्सिमिटी स्कैन होता है वो ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे रोबोट है और यहाँ पे चेयर रखा हुआ, तो चारों तरफ इस प्रकार से उसने छोड़ा अपना वेव्स और इस प्रकार से यहाँ से डिटेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो डिटेक्शन दिखाएगा वो यहाँ पे आएगा, ये डिटेक्शन हो गया यहाँ पे। और जहाँ पे डोर है, ये डोरवे है, तो इस डोरवे को यहाँ पे इस तरीके से वो डिटेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से डिटेक्शन दिखाता है दोस्तों।
इसके भी अपने कुछ लिमिटेशन होते हैं। अगर मान लीजिए कि बैकग्राउंड में साउंड हो रहा है तो साउंड सिग्नल आ रहा है तो ये डिटेक्शन बढ़िया से नहीं कर सकता है। टेम्परेचर की बात करें, अगर 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में चेंज आता है तो 30 सेंटीमीटर का एरर दिखाएगा। 30 सेंटीमीटर का एरर दिखाएगा 10 मीटर के डिस्टेंस तक। तो क्रॉस टॉक हो रहा है, वहाँ पे बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अल्ट्रासोनिक सेंसर बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकता दोस्तों। पुअर सरफेस रिफ्लेक्शन, इसका जो सरफेस रिफ्लेक्शन है काफ़ी पुअर होता है और इसके अपने यही सब लिमिटेशन होते हैं। और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर जाता है, जो इसको मतलब डिटेक्ट करने में फिर डिफ़िकल्टीज होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेज़र रेंजर फाइंडर, तो यहाँ पे हम लोगों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, वो 2 से लेके 500 मीटर तक हम लोगों का ये फाइंडिंग कर सकता है। 500 मीटर का मतलब आप मान के चल सकते हैं कि आधा किलोमीटर तक ये फाइंड आउट कर सकता है। रिजोल्यूशन इसका 10 माइक्रोमीटर में भी होता है, मिलीमीटर में भी होता है, और 100 to 180 डिग्री फ्रीडम के साथ ये मतलब व्यू के साथ ये काम कर सकता है। और एंगुलर रिजोल्यूशन 0.25 डिग्री का होता है। स्कैन टाइम इसमें 13 to 14 मिली सेकेंड का होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज